नमस्कार, मैं निर्मल तिवारी और मेरी सहयोगी इंदु राठौड़ आपका इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। चूंकि प्रदेश का सबसे बड़ा एक मेगा इवेंट आयोजित होने जा रहा है, द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट राइजिंग राजस्थान समिट 9, 10 और 11 दिसंबर को। चूंकि ये तो पावड़ों की धरती है, पर्यटन की धरती है और पर्यटन के हम शुरू से पायोनियर रहे हैं, क्योंकि राजे रजवाड़ों से लेकर धर्म संस्कृति की बात करते हैं तो राजस्थान सबसे आगे देखने को मिलता है। आज के कार्यक्रम में हम राइजिंग राजस्थान से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर टूरिज्म फैटर्निटी के तमाम प्रतिनिधियों के साथ बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। मेरे बाईं ओर सबसे पहले आप तरुण बंसल हैं, आप HRAR के आप प्रेसिडेंट हैं। सुरेंद्र सिंह शाहपुरा जी, आप फिक्की के वाइस प्रेसिडेंट भी और साथ ही साथ HRAR के आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। कुलदीप सिंह चंदेला साहब, आप FSCR के आप प्रेसिडेंट हैं। मदन सिंह राजपुरा जी, आप गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। और हुसैन खान साहब, आप होटल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। महेंद्र सिंह जी, आप राठो से हैं। दलीप सिंह जी, आप सहायक निदेशक हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट में। और वीरेंद्र सिंह जी FSTR के महासचिव हैं। कुलदीप साहब, चूंकि आप इस पूरी फैटर्निटी को लीड करते हैं, आप बड़े भाई की हैसियत रखते हैं इस फैटर्निटी में, तो सबसे पहले आप ही से पूछते हैं कि जो राइजिंग राजस्थान हो रहा है, इसमें किस तरह से राजस्थान का पूरा स्वरूप, हमारे जो डेलीगेट्स आएंगे देश विदेश के, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट और इंटरनेशनल जो डेलीगेट्स हैं, जो उनके प्रतिनिधि आएंगे, उनको किस तरह से हम हमारा यहाँ से शोकेस करेंगे हम पूरे राजस्थान को, और इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है? सबसे पहले तो मैं निर्मल जी, फर्स्ट इंडिया का और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये आयोजन रखा आज। और ये आयोजन बहुत आवश्यक भी है ताकि पब्लिक को भी पता चले कि राइजिंग राजस्थान आखिर है क्या है। राइजिंग राजस्थान हमारी सरकार की एक ऐसी पहल है जो कहते हैं ना कि मैच शुरू होते ही और पहले ही ओवर से आप रन बनाना चालू कर दो, ये वो वाला हाल है। और पहले ही ओवर से जो सरकार ने ये चालू कर दिया है, पहले ही वर्ष के अंदर इतना बड़ा आयोजन करना, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व कार्यक्रम है। और राइजिंग राजस्थान के अंदर इतने MOUs हुए हैं। अभी तक मैं टूरिज़्म की बात करता हूँ तो टूरिज़्म में करीब 1085 MOUs हो चुके हैं। 60,610 करोड़ के करीब का MOU हुआ है। तो ये जब MOU धरातल पे उतरेंगे, आप अंदाज़ लगाइए कि कितने नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, कितने लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, करोड़ों रुपए का GST इकट्ठा होगा और सरकार का तो राजस्व बढ़ेगा, उसके साथ साथ लोगों को कितना लाभ होगा। और पर्यटन की हर गतिविधि है, जितने भी सेक्टर्स है पर्यटन को, उन सबको बड़ा लाभ मिलेगा और इंडस्ट्रीज़ को भी मिलेगा। इसके अंदर आप इंडस्ट्री ले लीजिए, आप सोलर का ले लीजिए, आप वाटर बॉडीज़ का ले लीजिए, आप एग्रीकल्चर का ले लीजिए। हर क्षेत्र में MOUs हुए हैं और हर क्षेत्र जो है बड़ा चढ़ा के हिस्सा ले रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और करीब 34 देशों के, जैसा भी आपने भी बताया कि डेलीगेट्स यहाँ आ रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राजस्थान के भी आएंगे, देश के भी आएंगे और विदेश के भी आएंगे। इतना बड़ा समागम जो है आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का राजस्थान का जो है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर इसका 50% भी अगले 2-3 साल में धरातल पर उतर के और पूरा 5 साल में अगर पूरे आ जाते हैं तो आप अंदाज़ा लगे कि राजस्थान विश्व में किस स्तर पे होगा, पर्यटन ही नहीं, माइनिंग और हर क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो ये बहुत बड़ा कदम है। इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी और सभी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री और सभी। तो सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरह से आप जिक्र भी कर रहे हैं कि काफ़ी खास ये हो जाता है क्योंकि तमाम डेलीगेट्स यहाँ पर आएंगे। दलीप जी, मेरा सवाल अब आपसे है, जब हम राइजिंग राजस्थान की बात करते हैं और टूरिज्म सेक्टर की बात करते हैं, वैसे तो राजस्थान की वो धरा है जहाँ पर पर्यटक हमेशा से आते रहे और इस बार पर्यटक में काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा हमें देखने को मिलेगा, लेकिन राइजिंग राजस्थान को आप कैसे देखती हैं और इस पूरे मेगा इवेंट के बाद राजस्थान की जो धरा है पर्यटन के लिहाज से, उस पर क्या इम्पैक्ट? पहला तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया और राज्य सरकार की तरफ से बोलने के लिए वो कहा है। पर जो इतना बड़ा राइजिंग राजस्थान हो रहा है, इसमें पर्यटन के लिए जितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं उससे पर्यटन में तो इजाफा होगा ही। और बाकी की जो एक पर्यटक जब आता है तो वो करीब 16 लोगों को यहाँ बिजनेस देता है। तो जितना बिजनेस, जितना इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आएगा तो उससे उतनी ही जो रोज़गार की व्यवस्थाएँ हैं या पर्यटन का जो हमारा GDP है उसमें ज़्यादा इजाफा होगा और ये काफ़ी अच्छा है। और जितना राज्य सरकार की मंशा है कि पर्यटन के ऊपर काफ़ी अच्छा ध्यान दे रहे हैं तो उससे फ़ायदा तो सभी को होगा ही। अच्छा, देखिए दिलीप सिंह जी की बात भी सही है कि फ़ायदा तो सबको होता है। जब गेस्ट आते हैं हिंदू तो निश्चित तौर पर सबको फ़ायदा होता है। सुरेंद्र सिंह जी, चूँकि सरकार का ये पहला साल और पहले साल में इतना साहसिक कदम उठाना, इतना बड़ा इवेंट करना, इसको किस रूप में देखते हैं? क्योंकि देखिए, जो पिछले जो हमारे अनुभव रहे हैं वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। क्योंकि पिछली बार अगर रिसर्जेंट राजस्थान की बात करें, दूसरे इवेंट की बात करें तो 20 से 22% तक उसमें कन्वर्ट हो पाए थे MOU। लेकिन इस बार जिस तरह की रुचि दिखाई है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के अंदर डेवलप किया गया है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया और पर्यटन तो वैसे भी राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर है माइंस के अलावा,
तो क्या लगता है आपको कि इस बार कन्वर्जन की जो रेट होगी वो तो कितनी होगी, और किस तरह से आपकी पूरी फेटर्निटी की हम बात करते हैं या हम सिर्फ होटल इंडस्ट्री की बात करें तो किस तरह से तमाम जो डेलीगेट्स आएंगे उनको कैटर कर पाएंगे? देखिए तिवारी जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये कहूँगा कि राजस्थान सांस्कृतिक रूप से, हेरिटेज के रूप से इतनी यहाँ पे संभावना है। और जैसे आपने कई बार कहा कि पग फेरा शानदार हुआ है सरकार का, उप मुख्यमंत्री महोदय का, मुख्यमंत्री जी का जो ये पग फेरा हुआ है, इससे एक पॉजिटिविटी आई है। कम से कम पर्यटन क्षेत्र में एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी आई है। इतनी सौगातें पर्यटन क्षेत्र को मिली है, चाहे वो 1200 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ तक की जो घोषणा करी है सरकार ने बजट की, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके साथ में आप देखिए कि अभी विगत में आपके द्वारा पता पड़ा कि जो शासकीय स्वीकृति मिली है भाग 3 की, जिसमें लगभग 145 करोड़ का बजट हमारे को मिला है केंद्र से, जिसमें हमारे केंद्र के पर्यटन मंत्री ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। वो आसान नहीं था। ये जो प्रयास हुए हैं ये हमारे उप मुख्यमंत्री साहिबा और मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से ये हमें ये राशि मिली है। साथ ही अब आप देखिए कि जल्द ही 4 तारीख को घोषणाएं होने वाली है, पर्यटन नीति की घोषणाएं होने वाली है, फॉरेस्ट की है, माइनिंग की है। तो सरकार अपने विजन के अंदर एक तरीके से पूरी तरीके से रेडी है। वो खाली ये राइजिंग राजस्थान इसलिए नहीं कर रही है कि यहाँ पे 60,000 करोड़ के एमओयू हो जाएं, ये इसको इम्प्लीमेंट करेगी। और इम्प्लीमेंट इसलिए करेगी कि अपने पहले वर्ष में ही सरकार ने ये कदम लिया है। तो मैं ये मानता हूँ कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इन सारी पॉलिसियों को देख रहे हैं, सरकार की मंशा को देख रहे हैं। निवेश करने वाला आदमी किसी भी शहर में जाएगा, जो निवेश करना चाहेगा, वो राजस्थान में नहीं, वो महाराष्ट्र भी जा सकता है, वो गोवा भी जा सकता है, वो मध्य प्रदेश भी जा सकता है। राजस्थान में वो इसलिए आ रहा है कि सरकार के मंसूबे उन्होंने देख लिए हैं कि सरकार अपने विजन के लिए पूरी तरीके से तैयार है और यहाँ पे बहुत अच्छा काम होने वाला है। राइजिंग राजस्थान के लिए राजस्थान और जयपुर पूर्ण रूप से तैयार हैं। हमारे जितने भी पर्यटन के फेडरेशन है, एसोसिएशन है, राय वो राटो ले लें, एफएसटीआर ले लें, हमारा राजस्थान फेडरेशन होटल को ले लीजिए, आईएचएचए हेरिटेज को ले लीजिए, हम सब सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के इस राइजिंग राजस्थान को एक ह्यूज सक्सेस करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। बिल्कुल, जैसा कि जिक्र कर रहे थे महेंद्र सिंह जी, आपसे बात करना चाहूँगी इस पूरे मामले पर कि कितनी तैयारी टूरिज्म सेक्टर की, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे, तमाम डेलीगेट्स आएंगे। टूरिज्म सेक्टर कितना ज़्यादा प्रिपेयर है, कैसी तैयारियां हैं उन लोगों के लिए? फर्स्ट इंडिया ने ये आयोजन रखा और राइजिंग राजस्थान, आप देखिए कि राइजिंग टूरिज्म है। मैं टूरिज्म के ऑन बिहाफ ऑफ द टूरिज्म स्टेक होल्डर के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। ये जब से सरकार आई है, आप देखिए राजस्थान में कितना टूरिज्म एक साल में इतना प्रमोशन हुआ है टूरिज्म का। हम स्टेट और इंटरनेशनल टूरिज्म का राजस्थान से प्रमोशन हो रहा है, उससे इतना टूरिस्ट बढ़ रहा है। आज हम इतने भाग्यशाली हैं कि सरकार ने हमारे को इतना टूरिज्म ला के दे रहे हैं। और अभी जो राइजिंग राजस्थान हो रहा है उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारी तरफ से जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो तैयार हैं, हमारे होटलेस तैयार हैं। हमारा ट्रांसपोर्ट, राजस्थान गवर्नमेंट ने हमारे ट्रांसपोर्ट में भी काफ़ी रिलैक्सेशन दिए और नए हमने कोचेज़ वगैरह को काफ़ी हमारे को छूट मिली है। और हम ये चाहते हैं कि 34 कंट्री के जो लोग आ रहे हैं वो एक नया अनुभव लेके जाए राजस्थान में, कि राजस्थान एक टूरिज़्म की धरा है। इस धरा पे इतना टूरिज़्म है और आगे जाके वर्ल्ड मैप पे नंबर 1 राजस्थान हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं राजस्थान सरकार के साथ। मेरा सवाल हुसैन खान साहब से। हुसैन जी, अगर हम सीधे तौर पर बात करें, इसको सियासी तौर पर भी देखें, देखिए राजस्थान में सरकार बदली, डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भाजपा की सरकार, राजस्थान में भाजपा की सरकार। और देखिए आपके तो अब यूँ कहेंगे डिप्टी सीएम जो हमारी यहाँ दिया कुमारी जी पर्यटन मंत्री भी हैं, और चूंकि वो तो एक स्टेक होल्डर्स की तरह भी उनको देखा जा सकता है, वो जयपुर पूर्व राज परिवार की सदस्य भी हैं और एक ऐसा ग्लोबल फेस है जिनकी वजह से बहुत सारा, अभी शासकीय की बात कर रहे थे सुरेंद्र सिंह जी, तो 145.92 करोड़ रुपए यानी करीब 146 करोड़ रुपए उनके प्रयासों से ही जयपुर को मिले हैं, जिसमें आमेर और नाहरगढ़ का विकास होगा, जिसमें जलमहल क्षेत्र का विकास किया जाएगा। देखिए हमारा चेहरा सुधारने के लिए किस तरह की और व्यवस्थाएं करनी चाहिए, क्योंकि व्यवस्थित बहुत कुछ हुआ है पिछले 1-1.5 साल के अंदर, लेकिन इसको और ज़्यादा तरीके से व्यवस्थित किया जाए। राइजिंग राजस्थान के बाद बहुत सारे इवेंट और भी होने हैं, जिसमें आईफा भी एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखें, सबसे पहले मैं फर्स्ट इंडिया टीवी को धन्यवाद देना चाहता हूं, इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि राजस्थान के पर्यटन सेक्टर को बढ़ाने के लिए आप रात दिन काम करते हैं, और विशेष रूप से निर्मल जी आपका, क्योंकि जब भी हम टीवी खोलते हैं तो पर्यटन सेक्टर को बढ़ाने के लिए कोई न कोई अभियान आप चलाते रहते हैं, इसलिए मैं आपका आभार निश्चित रूप से डबल करूंगा। और आपने टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं उनके अधिकारियों को आज आपने बुलाया, सबके व्यू आप ले रहे हैं और लगातार आप ऐसा करते भी रहते हैं। मैं ये कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान
भजन लाल जी, उनका विजन है, उन्होंने फिक्स कर लिया है कि टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए मेरे को ये कदम उठाना है, ये स्टेप उठानी है। जब पहले दिन उन्होंने ओथ लिया, उन्होंने शपथ ग्रहण लिया, उसी दिन से लगातार वो किसी भी सेक्टर में जाएं, चाहे तो राइजिंग राजस्थान हो या कहीं अन्य विदेश में जाए या भारत के किसी अन्य राज्य में जाए, वो लगातार राजस्थान के पर्यटन सेक्टर को बढ़ाने की बात करते हैं। और वही नहीं है, मैं ये कहता हूं कि पिछले वर्ष 18 करोड़ पर्यटक राजस्थान में देशी आए, 17 लाख विदेशी आए। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी मन की बात में लगातार ये कहते हैं कि हमारे को हमारे देश के किसी न किसी पर्यटक स्थल को जरूर विजिट करना है। और जब से उन्होंने ये अभियान चलाया है, पर्यटकों की संख्या देश के अंदर में करीब करीब डबल हो गई है। और मैं ये कहता हूं कि जो विदेशी डेलीगेट्स यहाँ आ रहे हैं हमारे राजस्थान में, हमारे को भी इनवाइटेशन मिला है कि हम उनके साथ बैठेंगे, हमारे व्यू साझा करेंगे, वो अपने देश के पर्यटन सेक्टर के बारे में बताएंगे, हम राजस्थान के पर्यटन सेक्टर के बारे में उनको बताएंगे। और निश्चित रूप से 34 देशों के लोग यहाँ आ रहे हैं, जब हमारे व्यू एक दूसरे से हम साझा करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान का पर्यटक छलांग लगाएगा। और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हमारी जीडीपी आज जो 13% पर्यटक से मिलती है, वो आने वाले दिनों में 20% पहुंचेगी। और जो पर्यटक 18 करोड़ आते हैं, वो 25 करोड़ तक पहुंचने में कहीं देर नहीं लगाएंगे। मैं ये कहता हूं कुछ ऐसे क्षेत्र जैसे कोटा है, वहां पर अगर आप चंबल फ्रंट देखेंगे तो मैं कहता हूं कि आप ताजमहल को भूल जाएंगे। आज यूपी के अंदर में 25 करोड़ पर्यटक आते हैं, वो केवल ताजमहल के कारण 20 करोड़ आते हैं। और अगर चंबल फ्रंट को अगर किसी ने देख लिया तो वो पर्यटक यहाँ बिल्कुल टर्न होने में टाइम नहीं बिल्कुल सही लगाएगा। कह रहे हैं हुसैन जी, और आपका जज्बा देख रहा हूँ। चंबल फ्रंट निश्चित तौर पर हमारे लिए एक नई शान है। हमारे पास आमेर भी है, हमारे पास नाहरगढ़ भी है, हमारे पास मेहरानगढ़ भी है, तमाम ऐसे हिल फोर्ट्स हैं जिनको यूनेस्को ने भी अपनी विश्व धरोहर में शामिल कर रखा है। 6 हिल फोर्ट्स हैं। मेरा अगला सवाल तरुण बंसल के पास पहुंचता है। तरुण जी, एक ऐसा युवा चेहरा, HRAR के आप प्रेसिडेंट भी हैं। तरुण जी, 9 पॉलिसीज आ रही हैं 4 तारीख को, एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, किस रूप में देखते हैं? क्योंकि पर्यटन इकाई नीति भी आ रही है, उसमें आप लोगों की मेहनत ही थी कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला, और उसके बाद फिर जिस तरह से पर्यटन एक संगठित एक स्ट्रक्चर के तौर पर दिखने लगा, क्योंकि ऐसा लगता था बीच में कोरोना के आसपास की बड़ा बिखरा है, लेकिन अब सब एक संगठित नजर आते हैं। और ये तो मंच ही देखो संगठन का प्रतीक है। क्या लगता है आपको कि जो पॉलिसीज आ रही हैं, या जो पॉलिसी खासकर हम अगर पर्यटन इकाई नीति की बात करें, उसमें किस तरह के प्रावधान हो सकते हैं और उसका क्या लाभ होगा? राजस्थान बड़ा लकी स्टेट है कि अनवरत जितनी भी सरकारें आई, भाजपा की आई, कांग्रेस की आई, सब सरकारों ने टूरिज़्म को प्रमोट किया, सपोर्ट किया। और ये सरकार के जो स्टेप्स हैं, टूरिज़्म यूनिट पॉलिसी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। 2015 के बाद अब ये टूरिज़्म पॉलिसी आ रही है। टूरिज़्म यूनिट, टूरिज़्म इकाई आप किसको कहते हैं? एक छोटा पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन, वो भी टूरिज़्म यूनिट है। एक बड़ा 5 स्टार होटल जिसमें 200 या 250 कमरे हैं, वो भी टूरिज़्म यूनिट है। इन सबको एक मंच पे लाना, इन सबको एक पहचान देना, वो टूरिज़्म यूनिट का एक बहुत बड़ा पार्ट है। कैरावान्स हैं, होम स्टेज हैं, रूरल टूरिज़्म है, गांव के अंदर हेरिटेज होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ये सब टूरिज़्म यूनिट्स हैं। और इन सबको एक आइडेंटिटी देने का काम टूरिज़्म यूनिट पॉलिसी करती है। तो इस प्रकार से टूरिज़्म यूनिट पॉलिसी इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम इसमें देखें तो जो टूरिज़्म पॉलिसी भी एक आने वाली है, एक पूरा जो खाका है जिसके अंदर आप टूरिज़्म को किस प्रकार से अगले 10 वर्षों के लिए प्रमोट करेंगे, वो पॉलिसी भी एक्सपेक्टेड है। तो इन दोनों पॉलिसीज़ का अच्छा फ़ायदा होना चाहिए। तमाम पॉलिसीज़ की हम लगातार बात कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, आपसे सवाल रहेगा, क्योंकि राजस्थान के लिहाज से ये जो पूरा समिट हो रहा है, तमाम डेलीगेट्स राजस्थान की धरा पर आएंगे। और न केवल हमारे पास आमिर है, अल्बर्ट हॉल है, हवा महल है, राजस्थान के पास पर्यटन के लिहाज से बहुत कुछ है। उन डेलीगेट्स को हमारी संस्कृति के बारे में बताना, हमारे कल्चर के बारे में बताना, उसको लेकर किस तरह की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं? अच्छा, इसमें एक मैं सप्लीमेंट्री और जोड़ रहा हूँ इंदू के साथ साथ। आप रिप्स 2024 की हम बात करें, उसके प्रावधानों पर भी आपसे जरूर बात करेंगे, क्योंकि आपने उनको बहुत नज़दीक से जाना है, और उनका किस तरह का इम्पैक्ट आएगा वो भी कृपया बताइएगा प्लीज़। राजस्थान के अंदर न केवल कल्चरल टूरिज़्म, आर्किटेक्चरल टूरिज़्म, एडवेंचर टूरिज़्म, एग्रो टूरिज़्म, रूरल टूरिज़्म, अनगिनत संभावनाएं हैं। आप राजस्थान का कोई भी कण उठा के देख लीजिए, उसके अंदर टूरिज़्म की अनगिनत संभावनाएं हैं। आप जो करना चाहें वो राजस्थान के अंदर है। यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे लेक्स हैं, यहाँ पे
पहाड़ हैं, एडवेंचर के लिए अपॉर्चुनिटी है, तो अनगिनत संभावनाएं हैं। जो टूरिस्ट आएगा, चाहे वो राइजिंग राजस्थान में आता है या नॉर्मल रूप में टूरिस्ट के तौर पे आता है, उसका जैसा इंटरेस्ट है वैसा है। धार्मिक टूरिज़्म की तो यहाँ अनगिनत संभावनाएं हैं। खाटू श्याम जी ले लीजिए, आप सालासर बालाजी ले लीजिए, कैला देवी जी ले लीजिए, मदन मोहन जी ले लीजिए। वृंदावन राजस्थान में नहीं है बट ब्रज का ही राजस्थान का पार्ट है, वहाँ पे अनगिनत संभावनाएं हैं। इतना जो रिलीजियस टूरिज़्म है उसकी आप चाहे जैसे कर सकते हैं। और इसका एक उदाहरण, अभी तो बहुत सारे मंदिर हैं जिनको कि हमने एक्सप्लोर नहीं करा है। इन मंदिरों के अंदर रोपवेज बन रहे हैं जहाँ पे पहुँच आसान हो जाएगी, वहाँ पे जो एल्डरली टूरिस्ट है वो भी आराम से जा सकेगा, तो उससे पर्यटन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और पर्यटन दिन बर दिन बढ़ेगा। जहाँ तक रिप्स का सवाल है, मैं कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में राजस्थान देश के जितने भी राज्य हैं उनमें पर्यटन के लिहाज से बहुत प्रोत्साहन नीतियाँ इनकी बहुत अच्छी हैं। आप चाहे जहाँ जो पर्यटन इकाई स्थापित कर सकते हैं उसमें प्रोत्साहन, अनगिनत प्रोत्साहन है। स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन है, कन्वर्जन चार्जेस एग्जम्पशन है, जीएसटी का रिफंड है, इंटरेस्ट सब्सिडी है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी इंडस्ट्रियल रेट पे है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जम्पशन है। सो बहुत सारी संभावनाएं हैं और अभी आने वाली जो पॉलिसीज़ हैं, जो टूरिज़्म यूनिट पॉलिसी है, जो टूरिज़्म पॉलिसी हैं, उसके अंदर और स्कोप बढ़ेगा। अच्छा विनीत मिश्रा जी, एक सवाल मेरा आपसे भी है। देखिए, चूंकि अब डेलीगेट्स आएंगे, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, इंटरनेशनल डेलीगेट्स की हम बात करते हैं, उनके साथ और भी मेहमान आएंगे। क्या होटल इंडस्ट्री इस बात के लिए तैयार है कि उनको जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल की जा सकेंगी? उनका यहाँ स्टे हो तो हम उनको वो सब चीज़ अकोमोडेट कर सकें जिसकी उनको रिक्वायरमेंट्स है। किस तरह से इंडस्ट्री की तैयारी है उसको लेकर के? देखो, होटल इंडस्ट्री पूरी तरह से तैयार है, गेस्ट आ भी रहे हैं और अच्छा हमारे को सपोर्ट भी मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भी, और सारे होटल रेडी हैं मेरे ख्याल से। तो हमने अभी जो फेयर करा था उसमें भी सब अच्छा बिल्कुल होटल इंडस्ट्री पूरी तरह से रेडी है। तो किस तरह से, मतलब आप क्या लगता है, क्योंकि जयपुर में इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, उसके बाद आईफा भी है, तो जिस तरह के डेलीगेट्स आने हैं उनकी संख्या के मुकाबले हैं अपना हमारे पास रूम्स हैं, उस पूरे तरह होटल हैं जयपुर में, उनके संख्या के हिसाब से पूरे होटल हैं और सब होटल रेडी हैं। होटलों में अच्छी अकोमोडेशन है, अभी भी होटल फुल चल रहे हैं। तो होटल इंडस्ट्री पूरी तरीके से रेडी है इस चीज़ के लिए। बिल्कुल होटल इंडस्ट्री रेडी है, न केवल होटल इंडस्ट्री बल्कि पूरा राजस्थान यहाँ पर तैयारी कर रहा है, क्योंकि राइजिंग राजस्थान का अपना सबसे बड़ा इवेंट। और अगर बात टूरिज्म सेक्टर की करते हैं तो राजस्थान के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा ही खास हो जाता है। चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे क्योंकि और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट ऐसे हैं जिनको चर्चा में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रही हैं राइजिंग राजस्थान की, और राइजिंग राजस्थान हम सभी के लिए खास है। और इस खास चर्चा में हमारे साथ मदन सिंह जी भी है, जयपुर गाइड एसोसिएशन के आप अध्यक्ष है। मदन जी, मेरा सवाल आपसे इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कहते हैं कि गाइड जो है वो पूरे इतिहास और पूरे जो मॉन्यूमेंट्स है उसको अच्छे से दिखा सकता है और उसके इतिहास को बता सकता है। तमाम डेलीगेट्स यहाँ पर आएंगे, उन डेलीगेट्स के साथ बहुत से लोग हैं जो राजस्थान आएंगे और राजस्थान के पर्यटक को देखेंगे। तो ऐसे में आप लोगों की कितनी तैयारी है, उस इतिहास को हम वहाँ तक कैसे पहुँचाएं, उसको लेकर किस तरह के प्रिपरेशंस? देखिए, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ फर्स्ट इंडिया का कि आपने ये आयोजन रखा। राइजिंग राजस्थान के हमने पूरी तैयारी कर रखी है, और हमने ही नहीं, आपको मैं बताता हूँ कि हम वो काम करते हैं कि जब क्लाइंट होटल में पहुँचता है तो हम उससे गुड मॉर्निंग करते हैं, तो सबसे पहले हम उस होटल का फीडबैक लेते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी रहती है। और वहाँ से जो सुंदर हमें फीडबैक मिलता है, और वाकई में मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ की होटल इंडस्ट्री को, कि जिस तरीके से डे बाय डे ये अपने आप को अपग्रेड करे जा रहे हैं। कई कंट्रीज़ में आप देखेंगे वहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, तो बहुत सबका हमारा रोल है। फिर उसके बाद में जैसे हम मोन्यूमेंट पे पहुँचते हैं, तो मोन्यूमेंट की मैं कहता हूँ आपको कि हमारी तो पिछले साल माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत प्रशंसा करी थी, और वो खुद एक गाइड बन के और मैक्रो साहब के साथ में घूमे थे। तो उन्होंने यही कहा था कि मैं आज इस टाइम के दिवाली के टाइम के ऊपर मैं जयपुर में घूम रहा हूँ, क्योंकि जयपुर की कला संस्कृति को मैं दिखाना चाहता हूँ। हमने पूरी तैयारी कर रखी है। राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और मोन्यूमेंट्स की तो मैं आप बात करता हूँ कि यूनेस्को के अंदर सबसे ज़्यादा हमारे पास मोन्यूमेंट्स हैं।
जंतर मंतर हमारा एक ऐसा मोन्यूमेंट है कि जिसके अंदर पहुंच के जब क्लाइंट पहुंचता है तो उसको कुछ नज़र नहीं आता, और जब उसके बारे में एक्सप्लेन करा जाता है तो क्लाइंट अपने आप को वहां से हटा नहीं पाता है। और आमेर की तो अपनी भव्यता है। आमेर में आप देखिए कि किस तरीके से एलिफेंट राइड, और सुबह का मैं कहता हूं कि सनराइज के टाइम के ऊपर आप आमेर में जाइए, आपको खुद को पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो राजस्थान में तो बहुत पोटेंशियल है, और इस इवेंट, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि उनको और अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी जाए, ताकि जो हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन है वो वापस उसी तरीके से वापस आए और लोग बढ़ें। बिल्कुल, जिस तरह से आप जानकारी भी दे रहे हैं कि जो तमाम हमारी चाहे कैमल राइड हो या फिर और तमाम जो राइड्स है जो हम प्रोवाइड करते हैं हमारे टूरिस्ट को, उसको लेकर किस तरह से यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा और पूरे इतिहास को उन तक पहुँचाना बहुत खास हो जाता है। प्रेम प्रकाश जी भी हमारे साथ में है। प्रेम प्रकाश जी, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं राइजिंग राजस्थान की, टूरिज्म की बात कर रहे हैं। नो डाउट कि इससे बहुत ज़्यादा टूरिज्म पे इफेक्ट पड़ेगा, और इसके अलावा आने वाले साल की बात करें आईफा अवार्ड्स होगा, तो ऐसे में इस बार वैसे भी अंदेशा यही है, संभावना ये है कि पर्यटक के लिहाज से बहुत खास ये साल रहने वाला है। और इस पूरे प्रोग्राम की बात करें, राइजिंग राजस्थान की बात करें, आपसे जानना चाहेंगे आप क्या विचार रखते हैं इस प्रोग्राम को लेकर और कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आपको दिखाई देता है? Thanks for inviting us. The government has taken a right step to organize the event. The most of the people like it, and the tourists come with have the good memory when he return from the Rajasthan. We have prepared for the local cuisine for the hotelier. From the hotel side, they're providing the traditional Rajasthani food and the accommodation, the hospitality, Padaro Mari Desh. We are holding these all the things, and we hope that the government bring some new adventurous activity in Rajasthan and new projects to bring the tourists more in Rajasthan. Like my colleague said that their Chambal front is a good development. So I think that it's a great opportunity for Rajasthan, and the Rising Rajasthan bring the lots of tourists, and the tourists return with the good memory from Rajasthan. ठीक है, देखिए प्रेम जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास हैं। कुलदीप साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि कहते हैं ना राजस्थान में तो कि हर 7 कोस पर पगड़ी का रंग बदल जाता है, बोली बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, पहनावा बदल जाता है। हमारा तो खिचड़ा भी एक टूरिज्म का एक ऐसा ब्रांड एम्बेसडर है जिसके लिए लोग दूर दूर से आकर उसको खाना पसंद करते हैं। बहरहाल मेरा सवाल ये था, चूँकि ये तो ठीक है हम राजस्थान की बात करते हैं, जयपुर की बात करते हैं कि हमारे पास बहुत सारी ऐसे मोन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको उनको हम बताया जा सकते हैं, हमारी विविध सांस्कृति की जो विविधताएं हैं उनको हम दिखा सकते हैं। लेकिन कुलदीप साहब, जब आप लोग विदेश जाते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि हम अगर WTM लंदन की बात करते हैं, हम ITB बर्लिन की बात करते हैं, हम जाटा की बात करते हैं, हम फितूर की बात करते हैं, जब आप लोग वहाँ जाते हैं तो किस तरह का उसका इम्पैक्ट आता है? आपने तो कुछ अटेंड भी किए हैं इस तरह के फंक्शन, और चूँकि 2025 में ऐसे जहाँ तक मुझे ध्यान है डिपार्टमेंट ने ऐसे 13 विजिट तैयार किए हैं, 13 ऐसे इवेंट तैयार किए हैं जिसमें राजस्थान पर्यटन का वहाँ पर योगदान रहने वाला है। वहाँ पर रोड शोज होंगे, वहाँ पर शोकेस इस तरह के किए जाएंगे। क्या वाकई वहाँ जाने से जो विदेशी जो पर्यटक है उनके आने की संख्या बढ़ती है, या हम सांस्कृतिक आदान प्रदान का जो एक सिलसिला लेकर वहाँ पहुँचते हैं, क्या वह साकार हो पाता है? निर्मल जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि किसी भी चीज़ को बेचने के लिए उसकी मार्केटिंग होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मुझे ध्यान है जब आदरणीय दिया कुमारी जी, हमारी जो राजकुमारी जी भी हैं और डिप्टी CM भी हैं, वो जब मंत्री बनी और टूरिज्म उनके पास आया तो मैं उनसे मिलने गया था, हमारा पूरा डेलीगेशन गया हुआ था। तो हमने उनसे RTDM की बात करी, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट की। तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली हमारे को उस समय कि आप राजस्थान को राजस्थान में प्रमोट कर रहे हो, राजस्थान को बाहर जाके प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हो? तो उसके लिए फिर उन्होंने इंटरनेशनल मार्केटिंग पे ज़्यादा जोर दिया, और उसी के चलते अभी जो पेरिस में टॉप रेजा हुआ था टूरिज्म मार्ट, उसमें मैं और मिस्टर तरुण बंसल बैठे, यहाँ पे हम दोनों ही गए थे साथ में, और हमने वहाँ पे FSTR की तरफ से अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था और सरकार के साथ खड़े हुए थे हम। और हमने देखा कि सरकार जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है, इतना बढ़िया पैविलियन लगाती है, और जो वहाँ लोग आते हैं उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और वहाँ पे जितने जर्नलिस्ट आए थे, जितने टूर ऑपरेटर्स मिलने आए थे, वो सब राजस्थान के प्रति इतने अभिभूत थे कि वो राजस्थान को प्रमोट करना चाहते हैं। और उसी सीरीज़ में सरकार जो है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म ने कई सारे फेयर्स, फेस्टिवल्स तैयार किए हैं जो वहाँ करेंगे, उसके अलावा रोड शोज़ भी करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है जो सरकार ने लिया है। सरकार के पास बजट भी है, एक विज़न है, विज़न बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पर जाकर जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो लोग राजस्थान को कम पहचानते हैं, और जब हम उनको एक्सप्लेन करते हैं, जो नए लोग आते हैं, तो उनको एक नई चीज़ लगती है और वो आने के लिए तत्पर रहते हैं यहाँ पे। जहाँ तक जयपुर की बात है, तो जयपुर अपने आप में एक ऐसा प्रोडक्ट है कि मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम तो कृतज्ञ ऋणी रहेंगे महाराजा जय सिंह जी की, जिनकी स्टैचू सामने लगी हुई, जिन्होंने 300 साल पहले जयपुर को बसाया था।
297 साल पहले, और 2027 में इसके 300 साल पूरे होने वाले हैं। तो हमने सरकार से भी निवेदन किया कि जो 300 साल जब पूरे होंगे 2027 में, वो टूरिज्म ईयर और जयपुर ईयर होना चाहिए पूरे इंडिया के अंदर, और इसकी इतनी बढ़िया तैयारियां होनी चाहिए कि ये आने वाला इसका है कि उनको जयपुर ही जाना है। और जयपुर दुनिया में एक ही ऐसा शहर है जहाँ पे आपको शहर के अंदर लेपर्ड सेंचुरी मिल जाएगी, यहाँ का एक ही किला दुनिया के अंदर जहाँ पे आप हाथी के ऊपर बैठ के देख सकते हो। तो जयपुर की ऐसी कई विविधताएँ हैं जो अपने आप में एक ब्रांडिंग है और जिसके पीछे जयपुर और राजस्थान पूरा चर्चित है। निश्चित तौर पर देखिए, दलीप सिंह जी यहाँ पर बैठे हैं, आप सहायक निदेशक हैं आप पर्यटन विभाग में। दिलीप जी, हमारी लोक कलाएं, हमारे लोक कलाकार, हमारे व्यंजन, हमारा पहनावा, ये कितना मैटर करता है जब इस तरह के इवेंट होते हैं? राइजिंग राजस्थान जैसा इवेंट होगा जिसमें विदेशों से जब डेलीगेट्स आएंगे, क्योंकि मैंने देखा चाहे कालबेलिया की बात करें, चाहे चक्री की बात करें, चाहे गैर की बात करें, तमाम जो हमारी नृत्य की शैलियाँ, कच्ची घोड़ी की हम बात करें, लोग इतना पसंद करते हैं। मैंने देखा जब पैलेस ऑन व्हील्स आती है तो लोग थिरकते नजर आते हैं वहाँ पर, दूसरे इवेंट होते हैं थिरकते हैं। तो हमारी चंग, हमारी ढाप, हम मांगनी यार की हम बात करते हैं, तमाम ये कितना इफेक्टिव होता है उनके बीच में, और क्या इस तरह के कुछ और इवेंट्स जो हैं उनमें लोक कला और लोक कलाकारों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के और डिपार्टमेंट विचार रखता है? देखिए, आप सही कह रहे हैं कि जब भी कोई व्यक्ति खुद स्वयं एक्सपीरियंस करता है तो उस चीज़ का फ़ायदा ज़्यादा मिलता है और वो मेमोरी उसके साथ में हमेशा रहती है। वो आगे भी जाता है तो उसके बारे में चर्चा करता है, और उसके लिए हमारे जो लोक कलाकार हैं, जो भले ही सुदूर कल्लंगा मांगणियार हो, कालबेलिया हो, या ब्रज होली वाले हो, चक्री बारांकी हो, या हमारे जितने चंग ढप है और है गैर है, इन सब ने अपना अलग ही स्थान बनाया हुआ है। और अगर ये जब बाहर जाते हैं या बाहर के पर्यटकों को यहाँ मोहित करते हैं तो पर्यटक हमेशा उनसे बन जाते हैं। इवन लोग उनको सीखने के लिए आते हैं। हमारे जो पद्मश्री कालबेलिया कलाकार हैं गुलाबो जी, वो पहले कहा करती थी कि मैं तो फ्रांस रहूं और इंडिया आती जाती रहूं। तो उस समय उन्होंने उस कला को फ्रांस में इतना बढ़ाया कि कई लोगों ने कालबेलिया नृत्य को वहाँ सीखा। तो ये हमारी जो कला संस्कृति है वो एक बड़ा भाग है जो कि पर्यटन को बढ़ाने में बड़ा सहायक हो रहा है। आज हम जैसलमेर की बात करते हैं कि जहाँ पहले लोग ये कह के छोड़ देते थे कि वो डेजर्ट है, शायद वहाँ पानी है कि नहीं, हम कैसे जाएं, और आज जो जैसलमेर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं। तो उसका ज़्यादा श्रेय अगर हम दें तो इन कलाकारों को ही देंगे जिन्होंने उनको आकर्षित किया है। वहाँ की जो थार डेजर्ट है उसके साथ साथ में इनका बड़ा योगदान रहा है, और उसी को बढ़ाने के लिए अभी एक राज्य सरकार ने एक नया प्रोग्राम भी शुरू किया है जो कि अल्बर्ट हॉल पर होता है, सभी कलाकारों को मंच देने के लिए कि समय समय पर हर 15 दिन में 2 दिन के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कि राज्य के जितने भी लोक कलाकार हैं जो अपनी कला को प्रस्तुत करना चाहते हैं बड़े मंच पर, वो यहाँ आएंगे और अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। इसी में एक मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि एक बार मैं खुद भी लंदन गया था 2006 में, तो वहाँ एक पत्रकार मुझे पूछते हैं कि राजस्थान तो बहुत टॉप है, आपको मार्केटिंग करने की क्या आवश्यकता है। पर जब मैंने उन्हें कहा कि साहब मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टू सस्टेन ऑन द टॉप यू हैव टू फाइट मोर। तो ये बात है, इसलिए मार्केटिंग के लिए हम जितना देश विदेश में भी अब जाने के, विदेश में जाने के प्रोग्राम बन रहे हैं, तो वो जरूर हमारे जो पर्यटन में इजाफा करेगा। बिल्कुल, देखिए दिलीप जी ने एक बहुत खास बात कही कि हमारी तो मिट्टी भी सोने की तरह है, इसीलिए जैसलमेर स्वर्ण नगरी है हमारा। हम जोधपुर की बात करें, जैसलमेर की बात करें, नगरियों पर जब हम जाते हैं तो बाघ नगरी की बात करते हैं, हम लेपर्ड नगरी की बात करें, सब कुछ है हमारे पास। कहने का मतलब है कि टूरिज्म का हर प्रोजेक्ट है। सुरेंद्र सिंह शाहपुरा साहब, सवाल मेरा ये था कि चूंकि सूबे में सरकार बदली, डबल इंजन की हम सरकार की बात कर रहे थे, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एक ऐसा फेस है, ग्लोबल फेस, क्योंकि वो पूर्व राजघराने की सदस्य के तौर पर भी, डिप्टी सीएम के तौर पर ही, एक विजनरी लीडर के तौर पर भी, और महिला सशक्तिकरण के एक प्रतीक के तौर पर भी। क्या लगता है राइजिंग राजस्थान जैसा जब इवेंट होगा, उसके बाद आईफा उन्हीं के प्रयासों से जब राजस्थान में आ रहा है, तो क्या लगता है इसका एक कितना वाइड इम्पैक्ट आने वाले वर्षों में राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा, और भविष्य में जो तमाम जो योजनाओं का जो ताना बाना जो खाका बनेगा उसमें ये उनकी छवि और उनके प्रयास कितने मददगार साबित होंगे? देखिए सर, सबसे ज़्यादा अगर किसी को आईफा से यहाँ एडवांटेज है, फ़ायदा होने वाला है, तो वो हमारे जो यहाँ आर्टिस्ट हैं, जो हमारे यहाँ पे, जैसे अभी दिलीप सिंह जी साहब ने बताया कि जितने भी हमारे यहाँ पे फोक आर्टिस्ट हैं, जितनी भी हमारे यहाँ पे ऐसी लोकेशंस हैं जिनको कि
1 to 1 होने का, उन लोगों का जो यहाँ आईफा के अंदर आएंगे, बॉलीवुड से जितने भी सितारे हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो प्रत्यक्ष में आके जब यहाँ देखेंगे तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी ओपनिंग हमारे आर्टिस्टों को यहाँ पे मिलेगी। और कहीं ना कहीं अगर उनका वहाँ कनेक्ट हो जाता है, अगर वो वहाँ अपना डिस्प्ले करते हैं अपना जो भी आर्ट है, तो डेफिनेटली उनको भविष्य में उनके लिए एक अच्छी ओपनिंग मिलेगी। आज जिस तरीके से वो शादियों में और समारोहों के अंदर वो जाते हैं, अगर कहीं ना कहीं उनका वहाँ कनेक्ट हो जाता है तो उनकी जो जीवनी है वो उनके लिए एक बड़ा अच्छा मतलब बून इन डिस्गाइज है और एक अपॉर्चुनिटी है। और इसी वजह से इस आईफा जो यहाँ पे हो रहा है, मैं समझता हूँ कि यहाँ के आर्ट एंड कल्चर के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, हमारे हेरिटेज के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और ये निश्चय ही जो स्टेप लिया है हमारी उप मुख्यमंत्री साहिबा ने, ये अपने आप में एक बहुत सराहनीय है, क्योंकि ये पहली मर्तबा ऐसा मैंने सुना है कि आईफा यहाँ बम्बई छोड़ के हमेशा कहीं विदेश जाता है, अगर ये यहाँ पे आ रहा है तो ये एक बहुत बड़ा सराहनीय स्टेप है। साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और साझा कराना चाहूँगा कि चीता भी कुन्नू पालपुर नहीं रहा। चीते को भी अगर कोई पसंद आया तो राजस्थान की भूमि पसंद आई। आपने देखा होगा कि एमओयू हुआ है सीता माता सेंचुरी और धौलपुर के बीच में जो टेरिन है, वहाँ चीते के लिए उपयुक्त स्थान दिया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ टीवी यहाँ देखते हैं टाइगर भी है, यहाँ सुरेंद्र टाइगर सिंह भी जी, है, सुरेंद्र सिंह शाहपुरा यहाँ साहब लेपर्ड भी लगातार है। फर्स्ट इंडिया देखते हैं। देखिए खास बात है जी, अपनी बात यहाँ पूरी लेपर्ड कीजिए। भी है, यहाँ टाइगर भी है, यहाँ घड़ियाल भी है। और अब चीता को ऐसी ईर्ष्या हुई है कि वो भी राजस्थान आना चाहता है। तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान के लिए ये बहुत बड़ी चीज है। अब और हमें क्या चीज चाहिए? वो तो कहते हैं सब ना कुछ है हम, यहाँ। हाँ वो तो कहते हैं हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से। तो हमारे तो आंगन में तेंदुए बाघ ये खेलते रहते हैं। चीता भी हमारा ही था, 1949 तक हमारा था। दुर्भाग्यवश चीते लुप्त हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से चीते आए। और अब जैसा सुरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, देखिए कितना बड़ा ब्रांड एम्बेसडर चीता साबित होगा, क्योंकि चीते की वजह से आज तक कभी भी दुनिया में कोई भी ह्यूमन कैजुअलिटी नहीं हुई। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, उसका स्वागत कीजिए। वो 75 वर्ष बाद राजस्थान की धरती पर आना चाहता है। और निश्चित तौर पर जब धौलपुर से सीता माता तक 400 किलोमीटर का जब एक लंबा वृहद लैंडस्केप बनेगा, तो निश्चित तौर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच ऐसे पर्यटन के द्वार खुलेंगे। पहला ऐसे 2 राज्य बनने जा रहे हैं जहां दोनों में भाजपा की सरकार है, दोनों में जो मुख्यमंत्री हैं उनको अभी 1 साल उनके कार्यकाल का पूरा होने जा रहा है। 15 दिसंबर को ये एमओयू भी हो जाएगा। और देखिए जब दोनों राज्यों के बीच में से जब चीते, बाघ और दूसरे वन्यजीव एक दूसरे की तरफ आएंगे, तो निश्चित तौर पर वन्यजीव पर्यटन के नए द्वार खुलेंगे। मेरा सवाल वीरेंद्र सिंह शेखावत जी आपसे है कि जो पॉलिसीज आ रही हैं, 9 पॉलिसीज को तैयार करने के पीछे उद्देश्य क्या होता है? और चूंकि अब 9, 10 और 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान हो रहा है, तो उससे पहले पॉलिसी जारी करना यही साबित करता है कि हम बताना चाहते हैं डेलीगेट्स को कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारी नीतियां स्पष्ट हैं, ये रियायतें देंगे और इनका ये फायदा होगा। क्या यही कारण है और इसका कितना एक वाइड इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इसका? आपने बिल्कुल सही कहा। राजस्थान सरकार की मंशा बिल्कुल यही है। और जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है राजस्थान सरकार की कि उन्होंने पहले ही साल के अंदर राइजिंग राजस्थान जैसा वृहद आयोजन करा है। इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो होने वाला ये है कि इसके जितने भी एमओयूज़ होंगे, ये एमओयूज़ का जो मटेरियलाइजेशन या सक्सेस रेट है, वो सक्सेस रेट बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि आने वाले 4 साल हैं जिसके अंदर आराम से बड़ा प्रोजेक्ट भी इम्प्लीमेंट करा जा सकता है। और जो पॉलिसीज़ हैं, उन पॉलिसीज़ के अंदर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर अगर कहीं कोई कमी नज़र आती है या कहीं कोई अड़चन दिक्कत नज़र आती है, तो चूंकि सरकार के पास में बहुत अच्छा टाइम है कि वो उन सारी अड़चनों को, वो जो दिक्कतें हैं, छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं, वो छोटी मोटी दिक्कतों को सबको दूर कर देगी और इसका इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और ये जो राइजिंग राजस्थान समिट है, इससे न केवल टूरिज़्म पे, न इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं ये समय से पहले आ रही हैं। इसका यही है कि इसके दौरान सब जो इन पॉलिसीज़ की निटिग्रिटीज़ हैं वो भी समझ लें, एमओयूज़ साइन कर लें और उसके इम्प्लीमेंटेशन में सरकार और इन्वेस्टर दोनों बहुत जल्दी से तैयार हो जाएं। और मेरे को लगता है कि मटेरियलाइजेशन रेट बहुत अच्छा होने वाला है। महेंद्र जी, अब टूर ऑपरेटर्स की बात करती हैं, ट्रैवल एजेंट्स की बात करते हैं, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो वाला डिपार्टमेंट हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि बड़े बड़े डेलीगेट्स यहाँ पर आएंगे, उनको कैडर करना, उनको तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, तो ऐसे में ये कितना खास और महत्वपूर्ण और किस तरह की तैयारी? मैडम हम बिल्कुल तैयार हैं। टूर ऑपरेटर का आपको बता दूं कि टूर ऑपरेटर एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जो टूरिज़्म में
इतना बाहर से टूरिज़्म लाके राजस्थान में जितना टूरिज़्म हम राजस्थान को दे रहे हैं, जितने होटलियर्स हैं उनका हमारा काम जा रहा है, ट्रांसपोर्टर, जितना हम पर्यटन में जितना रोज़गार हम पर्यटन को दे रहे हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका टूर ऑपरेटर की है। अभी राइजिंग राजस्थान में हम बिल्कुल तैयार हैं, जितने भी टूरिस्ट आएंगे उनको जितने मोनूमेंट्स को घुमाने हैं, होटलियर्स कैसे होटल्स उनको देने हैं, हमारे ऑल ट्रांसपोर्ट हमारा राजस्थान में सबसे बेस्ट ट्रांसपोर्ट है हमारे पास, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा इनबाउंड टूरिस्ट राजस्थान में आता है। उस हिसाब से हमारे राजस्थान का ट्रांसपोर्ट बिल्कुल उसी हिसाब से बना हुआ है। उस हिसाब से हमारे ड्राइवर्स वेल बिहेवियर ड्राइवर्स हैं, हमारे गाइड्स हैं, वेल एक्सपीरियंस गाइड्स हैं। हुसैन जी, राजस्थान की जब बात होती है हमारे पास तमाम लोक कलाकार होते हैं, चाहे ऐसा कहा भी जाता है, चाहे मंगनियार कम्युनिटी की बात करें कि राजस्थान में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी पहली किलकारी में भी एक संगीत होता है। और इसके अलावा जब हम राजस्थान के गीतों की बात करें, संगीत की बात करें, तो ऐसे में इस पूरे कल्चर को प्रेजेंट करना उन तमाम डेलीगेट्स के लिए कितना ज़्यादा खास, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण, और उसको लेकर किस तरह की तैयारी, क्योंकि जिस तरह से भी हम लगातार जिक्र भी कर रहे थे कि अल्बर्ट हॉल पर हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है, उस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति है, ये राजस्थान की संस्कृति है, यही राजस्थान की आन है, यही राजस्थान की बान है और यही शान है। तो किस तरह से प्रस्तुतियाँ? देखिए, राजस्थान के अंदर में आप किसी भी संभाग में जाएंगे तो आपको अलग अलग टाइप की कल्चरल मिलेगी, संस्कृति मिलेगी। अगर आप जाएं हाड़ौती सेक्टर में तो अलग टाइप की आपको कल्चरल प्रोग्राम मिलेंगे। आप जाएं बीकानेर संभाग में, उदयपुर संभाग, जैसलमेर संभाग, भरतपुर संभाग और जयपुर में, सभी संभागों में अगर आप जाएंगे तो आपको अलग अलग टाइप के कल्चरल, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ आपको डांस मिलेंगे, फोक मिलेगा। तो इन सभी का मिश्रण जो हमारे अतिथि आएंगे उनको देखने को मिलेगा। और मैं ये कहता हूं कि हमारे लिए एक बहुत शुभ संदेश था जब राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने वाली थी, माननीय दिया कुमारी जब जीती थी, तो हमने जब बात होती थी, हम चर्चाएं होती थी कि अगर पर्यटन सेक्टर दिया जाए तो माननीय दिया कुमारी जी को दिया जाए, और ऐसा ही हुआ। माननीय भजनलाल जी ने उन्हीं को यह सेक्टर दिया। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे व्यक्तित्व को यह सेक्टर दिया गया जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में इस सेक्टर में काम किया है। और आज हमारे को जो वो अलग अलग टाइम बुलाती है, अभी सभी सेक्टर के लोगों को हमारे सुझाव पूछती है, और उन सभी सुझावों को आने वाली पर्यटन नीति में सम्मिलित करने के लिए हमारे से उन्होंने वादा किया है। और वही नहीं है, पर्यटन बोर्ड बनाने के लिए भी उन्होंने स्वीकृति दे दी है। आने वाले दिनों में जब राजस्थान में पर्यटन बोर्ड बनेगा तो धरातल तक की जो सभी बातें हैं वो सरकार तक पहुंचेगी, और सरकार इन सभी हमारी बातों का समाधान करके इस सेक्टर को बढ़ाने के लिए काम करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हुसैन जी ने बहुत अच्छी बात की। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रभावी नेतृत्व है और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का पर्यटन क्षेत्र की हम बात करते हैं तो उनका विजन है। कुलदीप साहब, एक सवाल मेरा ये था, लेसर नोन डेस्टिनेशंस की हम बात करते हैं तो कितना ज़रूरी है कि कोई भी हम मेगा इवेंट कराने जा रहे हैं, राइजिंग राजस्थान तो चूंकि अब बहुत नज़दीक है लेकिन आईफा में बहुत अभी समय है, हम ऐसे लेसर नोन डेस्टिनेशंस को आगे लाने के लिए किस तरह का पर्यटन नीति में या दूसरी कोई नीति ला करके, हम इको टूरिज्म की हम बात करते हैं पॉलिसी की, तो उसमें कितना प्रभावी तरीके से उसको रखना चाहिए और उनको एक्सप्लोर करना, उनको आगे लाना कितना ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले तो जो सरकार ने ये नाम चुना है राइजिंग राजस्थान, जब पूरा राजस्थान ही राइज करेगा तो उसके अंदर लेसर नोन और वेल नोन डेस्टिनेशन सब एक मंच पे आ जाएंगे, और उसी के लिए सरकार प्रयासरत है। और उसके लिए हमने सरकार को समय समय पे सुझाव भी दिए हैं। जैसे बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र है, उसको अगर डेवलप किया जाए तो बांसवाड़ा अपने आप में 100 आइलैंड का सिटी कहलाता है और गुजरात और मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। और जैसा कि अभी शाहपुरा साहब ने बताया था कि वहाँ पे जो चित्या का डेवलप होगा वो भी पास में ही है, प्रतापगढ़ जिला भी, तो सारा एरिया अगर डेवलप होगा तो अपने आप में बहुत बड़ा डेवलप होगा। हाड़ौती क्षेत्र है, इसके ऊपर बहुत प्रयास हो रहे हैं, सरकार के भी हो रहे हैं और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स के भी हो रहे हैं। तो हाड़ौती क्षेत्र हो गया, झालावाड़ हो गया, शेखावाटी जरूर थोड़ा चुनौती है वहाँ कुछ करने की। शेखावाटी अपने आप में गेटवे टू राजस्थान हुआ करता था, लेकिन शेखावाटी में अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई। हमने सरकार से भी निवेदन किया है कि शेखावाटी को यूनेस्को प्रोटेक्शन साइट में लिया जाए, उसके लिए अप्लाई किया जाए, क्योंकि वहाँ पे हवेलियाँ टूट रही हैं और अगर हवेलियाँ इसी क्रम में टूटती रही तो आने वाले कुछ सालों में हवेलियाँ बचेगी नहीं। उनको बचाना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट आना चाहिए, बहुत कानून मजबूत बनना चाहिए। जो पुरानी हवेलियाँ हैं उनको नहीं तोड़ा जाए, उनको तोड़ के और ये मॉल और जो नई दुकानें बन रही हैं उनको बंद किया जाए, ताकि शेखावाटी एरिया पूरा सुरक्षित रह सके और शेखावाटी में जो हवेलियाँ हैं वो सुरक्षित रह सके। बिल्कुल कुलदीप साहब, आपका बहुत धन्यवाद। एक चलते चलते, क्योंकि समय का अभाव है, तरुण जी से एक सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। तरुण जी, चूंकि अब राजधानी में वैसे ही क्राउड बहुत है, ओवर क्राउडेड हो जाती है, और चूंकि माइग्रेंट्स भी बहुत आते हैं, आसपास के क्षेत्रों के लोग भी रोजगार की तलाश में या रोजगार के लिए यहाँ पर आते हैं,
ऐसे में हम हमारे राजधानी के जो इस तरह के आइकॉनिक जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको यहाँ जाम से कैसे निजात दिलाएं, उनको एक बेहतर पार्किंग सुविधा मिल सके, उसमें आमेर भी शामिल है, और उनको एक नई चीज़ें देखने को मिले, एक लपका फ्री जगह हो, एक बिल्कुल ट्रैफिक फ्री जोन इस तरह का हो, उसके लिए किस तरह के प्रयास होने चाहिए, संक्षिप्त में आप भी बता दीजिए। ये एक मैनेजमेंट इशू है। आप नंबर्स अगर कंपेयर करें तो आमेर के क्या नंबर्स हैं जो वेटिकन सिटी के या रोम के हों, कोलोसियम के हों, तो ये एक मैनेजमेंट का इशू है। आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकें, पार्किंग की सुविधा हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, हर कोई गाड़ी लेकर नहीं जाए। ये छोटे छोटे इश्यूज़ बहुत जैसे एक बीच में चर्चा चली थी कि भाई रामनिवास बाग में गाड़ी पार्क करें, वहाँ से ई व्हीकल हो जो आपको शहर लेकर जाए। तो इस तरीके के बहुत छोटे मैनेजमेंट इश्यूज़ से हम टूरिज़्म जो प्लेसेस हैं उनको रीवाइटलाइज कर सकते हैं। जयगढ़ नाहरगढ़ के लिए रोपवे हो तो गाड़ियों का जाम ही नहीं लगे, कितनी बड़ी गाड़ी, कितना चौड़ा करेंगे आप उस सड़क को। तो ये कोई बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं है, इनको हम एड्रेस कर सकते हैं और टूरिज़्म के नंबर्स जो ईच साइड पे जाते हैं वो बढ़ सकते हैं। बिल्कुल विनीत जी, आपसे एक फाइनल कमेंट लेना चाहूँगी। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ सजेशंस आपके रहेंगे, और अगर बात करें फ्रेंडली एनवायरनमेंट की, जो तमाम पर्यटक हमारे यहाँ पर आते हैं उनको फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए क्या कुछ हम प्रयास कर सकते हैं? फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए सबसे अच्छा व्यवहार हो, अच्छी तरीके से चेक इन चेकआउट, होटल इंडस्ट्री में अच्छी तरीके से चेक इन चेकआउट उनकी सर्विसेज पूरी हो जाए, यही सारी इन सब चीज़ों को महत्व देना चाहिए मेरे ख्याल से। जी तरुण जी, फाइनल कमेंट आपका भी। राइजिंग राजस्थान इम्प्रेशन जो क्रिएट कर रहा है राजस्थान का, वो एक बहुत पॉजिटिव है। 3 दिन के इवेंट के बाद ये बहुत सालों तक चलने वाला है। सुरेंद्र सिंह शाहपुरा साहब। राइजिंग राजस्थान को सक्सेस करने के लिए हमारे को ईज टू डू बिजनेस, स्टेक होल्डर्स जो यहाँ निवेश कर रहे हैं, उनका जो भी प्रोजेक्ट है उसके इम्प्लीमेंटेशन पे सरकार और सरकार की जो नोडल एजेंसी हैं वो ध्यान देवें, जिससे कि एक पॉजिटिव मैसेज जाए और आने वाले सालों में जब कोई ऐसा इवेंट हो तो इससे दुगना तिगुना हमारे पास में इन्वेस्टमेंट आए। ये हमारी ये लिटमस टेस्ट है। साथ ही मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जयपुर में और उदयपुर में हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस की सुविधा पर्यटक के लिए चालू होनी चाहिए। जैसे आपने कहा ट्रैफिक स्वतः ही बंद हो जाएगा अगर हम हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस चालू करेंगे। ऐसी चीज़ें अगर हम लेंगे, नाइट टूरिज्म पे हमारे को ध्यान देना है। कोविड के बाद में जो पर्यटक आ रहा है राजस्थान में या जयपुर में या पूरे विश्व में जो भ्रमण कर रहा है वो यंगस्टर ज़्यादा है, उसको नाइट लाइफ चाहिए, उसके लिए हमारे को एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। इस पे थोड़ा सा हमारे को समय का अभाव है। कुलदीप सिंह चंदेला साहब। जितने इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो सब चाहेंगे कि एक सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ पे हो। तो जो सिंगल विंडो सिस्टम जिसको हम कहते हैं वो हो, ऐसा नहीं हो कि विंडो के अंदर घुसे और अंदर बहुत सारी विंडोज़ हों। एक सिंगल विंडो सिस्टम चालू हो, सारा ऑनलाइन हो, और इससे बहुत सुविधा मिलेगी। मदन सिंह राजपुरा जी। चैलेंज करता हूं आपको कि अपन सभी लोग इस इंडस्ट्री के लोग बैठे हैं, 1 साल बाद में राजस्थान का बिल्कुल अलग उदय होगा। और मैं मुख्यमंत्री जी और दिया कुमारी जी जो पर्यटन को समझ रहे हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि राजस्थान आने वाले समय के अंदर टूरिज्म में अपूर्व संभावनाएं हैं और उसके अलावा बहुत अच्छा वादा कीजिए आप। हम अपील करेंगे टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों को, चाहे तो वो होटल हो, अतिथि देवो भव, ये हमारी परंपरा है। हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं उनसे अच्छा बिहेव करें, अच्छी उनका स्वागत करें। ये हमारी परंपरा को निभाते हुए उन राजस्थानी अच्छे व्यंजन है, चाहे तो वो मोटे अनाज के होंगे या दाल बाटी चूरमा होगा या अन्य, यानी जो हमारे अतिथि आ रहे हैं वो राजस्थान से एक अच्छा संदेश लेके जाए, एक अच्छा मैसेज, बिल्कुल एक अच्छे मैसेज की जरूरत है। महेंद्र जी। राइजिंग राजस्थान एक सक्सेसफुल इवेंट होगी और ये हमारे टूरिज्म के लिए राइजिंग टूरिज्म है। और मैं तो एक श्लोक दूंगा कि क्या कुछ नहीं है राजस्थान में, कुछ दिन बिताओ राजस्थान में। दलीप सिंह जी। राइजिंग राजस्थान के तहत जो नई नीतियां जारी हो रही है, उन नीतियों का जो लाभ है वो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे और हम अपेक्षा करते हैं कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हमारे राजस्थान में आएगा। शेखावत साहब। राजस्थान की जनता से यही अनुरोध है कि जो भी इस समिट के दौरान आए उनका पूरे तन मन धन से आवभगत की जाए, और राजस्थान सरकार के जो अधिकारीगण हैं उनसे ये निवेदन है कि इनकी कोई भी समस्या हो उसका तुरंत निदान हो, जिससे कि सबको एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। कमलेश जी। राइजिंग राजस्थान से राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा और पर्यटक को नई सुविधाएं मिलेंगी और पर्यटक अच्छी मेमोरी के साथ वापस जाएगा। थैंक यू सो मच। हमारे साथ चर्चा में काफ़ी खास लोग, और जिस तरह से हमारी ये चर्चा रही, आप सभी का सबसे पहले बहुत शुक्रिया। आपने अपने सुझाव भी आपने दी कि किस तरह से राजस्थान के लिहाज से राइजिंग राजस्थान कितना खास है और किस तरह से हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ
कर सकती हैं। इसके अलावा जब बात राजस्थान की होती है तो कहते हैं ये वो धुरानी धरती है जहां पर न केवल जैसलमेर, बाड़मेर, न केवल जयपुर, बीकानेर, बल्कि अलग अलग संभागों में अलग अलग संस्कृति है। और जैसा कि निर्मल जी आप कह ही रहे थे कि 8 कोस में पानी, वाणी और हमारी जो पगड़ी, हमारी जो आन है, हमारी बान है और शान है, वो बदलती है। तो कहीं ना कहीं ये वो राजस्थान है जहाँ पर संस्कृति है, कल्चर है, लोकगीत है और लोक संस्कार है, और हमारा जो अपना संस्कृति है उसको कैसे बढ़ावा दे, उसको लेकर ये चर्चा बहुत खास रही। इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के प्रोग्राम देखने के लिए और तमाम न्यूज़ और देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप सभी देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार। जय जय राजस्थान।